चलिए, इकॉनमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं और उसमें हमने वॉल्यूम 1 कंप्लीट किया, 11 चैप्टर्स। वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया है, उसमें चैप्टर 1 हमने किया है द स्टेट ऑफ इकॉनमी, स्टेट ऑफ द इकॉनमी। चैप्टर 2 हम नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम है फिस्कल डेवलपमेंट्स। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने उसमें दिए सभी कंसेप्ट्स और जो डाटा है इनफैक्ट वो बहुत ही लेटेस्ट। इसमें यदि 2019-20 का है तो हमने 18-19, 19-20, 2021 इन सभी को कंपैरेटिव एनालिसिस के तहत फाइनेंस कमीशन के लेक्चर्स में और बजट के लेक्चर्स में बताया है। फाइनेंस कमीशन के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर और बजट के स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में सारे फिनोमेना, सारे कंसेप्ट, पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड एवरीथिंग, सारे एनालिसिस, पॉलिसीज़, स्कीम्स उसमें हमने दे दी हैं। तो इसलिए टाइम दोबारा से एक चीज़ पर लगाना लॉजिकली करेक्ट नहीं है। तो चैप्टर 2 हम नहीं करेंगे। फिस्कल डेवलपमेंट्स वो हमारे आप बजट के या फिर फाइनेंस कमीशन के लेक्चर्स करिए, उसके थ्रू आपका हो जाएगा। आज हम डायरेक्टली तीसरे चैप्टर पर हैं और ये है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का चैप्टर जो है इसमें बहुत से कंसेप्ट्स हैं, सारे लिखे हुए हैं मैंने आपके सामने। इनके वाया आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसमें से कोई भी कंसेप्ट ऐसा नया नहीं है जो हमने इकोनॉमी के लेक्चर में नहीं पढ़ाया हो। हमारे इकोनॉमी की जब तक की 130 लेक्चर्स की ये सीरीज़ है, इसमें हमने जब पहले फॉरेन ट्रेड के बारे में लेक्चर्स दिए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में लेक्चर दिए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड पे जो लेक्चर दिए हैं उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है, एक एक चीज़। इसमें तो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में बताया है, उसमें हमने फिर आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई है। इस चैप्टर की मर्यादा के मुताबिक जो इसमें बनता है वो मैं आपको समझाऊँगा। उसके पहले एक चीज़ समझिए ताकि पूरा चैप्टर जिस चीज़ पर बेस्ड है वो आपको समझ आ जाए। इसी को हमने पहले बहुत डिटेल में उन इकोनॉमी के लेक्चर्स में बताया है जो मैंने आपको भी बताया, लेकिन आज के चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको एकदम लेमैन के पर्सपेक्टिव से समझिए ताकि आपको पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड समझ आना शुरू हो जाए। देखिए, बार बार एक वर्ड इस्तेमाल होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसी में समझ आ जाएगा, उसी के अंदर ट्रेड डेफिसिट समझ आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें एक ही चीज़ में समझ आ जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात यहाँ पर करते हैं, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, सपोज़ कीजिए कि 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना। इंडिया है और चाइना है। सपोज़ कीजिए कि इंडिया ने चाइना से, मान लीजिए इंडिया ने चाइना को ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे आपसे कुछ कप प्लेट्स ख़रीदनी है, क्योंकि पोर्सलेन मटेरियल वहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। तो कप इंडिया ने चाइना से ख़रीदे। तो ये इंडिया ने चाइना को ऑर्डर प्लेस किया है कप का। चाइना ने वही कप इंडिया को दे दिए कि लीजिए आपके कप, आपने मांगे थे हम आपको दे रहे हैं। इंडिया ने उनसे पूछा कि ये कितने का बना। तो सपोज़ कीजिए कि चाइना ने इंडिया को कहा कि ये 100 रुपीज़ के बने। अपनी करेंसी उसने बताई होगी, उसको जब फिर इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट किया तो वो बन गए होंगे 100 रुपीज़। तो यहाँ पर ₹100 अब इंडिया को पे करना है चाइना को, इंडिया चाइना को पे करेगा। तो इंडिया की तरफ चाइना का 100 रुपीज़ बैलेंस खड़ा है। लेकिन मान लीजिए बदले में चाइना ने इंडिया से भी कुछ मंगाया हो, सपोज़ कीजिए। तो चाइना ने जब इंडिया से कुछ मंगवाया है तो चाइना ने किस चीज़ की डिमांड वहाँ पर प्लेस की है? सपोज़ कीजिए कि चाइना ने इंडिया को ये कहा है कि आप मुझे कुछ वीट यानी कि गेहूँ भेज दीजिए। तो इंडिया ने जब वीट की डिमांड रखी उन्होंने, तो इंडिया ने बदले में वीट उनको दे दिया। और उन्होंने इंडिया से पूछा कि कितने का बना, तो इंडिया ने अपनी रुपये की करेंसी बताई, उसको फिर चाइनीज़ करेंसी के मुताबिक जब उसे ढाल करके देखा होगा तो सपोज़ कीजिए कि 50 रुपये का वो बना, ₹50 का। तब चाइना को ₹50 इंडिया को देने हैं। तब कुल मिलाकर के हुआ ये है कि इंडिया 100 रुपीज़ देनदार है चाइना का और चाइना 50 रुपीज़ देनदार है इंडिया का। तो होगा ये कि अब फाइनली चाइना को, क्योंकि इंडिया को 50 रुपीज़ ऑलरेडी देने ही है, तो चाइना ये कहेगा इंडिया से कि जो 100 रुपये आप मुझे देने वाले हैं, मेरी 50 रुपीज़ उसमें से काट लीजिए, बाकी बचे 50 रुपीज़ आप मुझे दे दीजिए। तो अब इंडिया यहाँ पर नेट, अगर आउटपुट इनपुट को देखें बैलेंस करके तो नेट निकलता है। नेट के मामले में अगर हम देखें तो नेट प्रोवाइडर है, यहाँ पर इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, पैसे दे रहा है, नेट गिवर है यहाँ पर, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में अब इंडिया यहाँ पर जब 50 रुपीज़ देता है चाइना को, तो ये जो दोनों के बीच में ट्रेड हुआ,
इस ट्रेड में चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो चाइना का क्योंकि एक्सपोर्ट इंडिया को ज़्यादा था और वो जो इंडिया से मंगवा रहा है इंपोर्ट वो कम है, इसकी वजह से चाइना प्लस में खड़ा है, पॉजिटिव में खड़ा है। चाइना को इंडिया से प्लस 50 रुपीज़ लेने हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो ज़्यादा है, इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना की तरफ जो गया वो कम है, तो इंडिया नेगेटिव में खड़ा है, माइनस में खड़ा है। इंडिया को 50 रुपीज़ देने हैं तो -50 है। ऐसे में अब अगर इस मामले में देखें तो घाटे में इंडिया खड़ा है, तो इंडिया डेफिसिट में है। और ये कौन सा डेफिसिट है? दोनों के बीच में हुआ था व्यापार, ट्रेड। ट्रेड किस सेंस में हुआ था? गुड्स या सर्विसेज का। तो ट्रेड्स हुआ था गुड्स का, मर्चेंडाइज़ का। और ऐसे में इंडिया इस ट्रेड के मामले में डेफिसिट में रहा, तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जब आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है वैल्यू वाइज, तो फिर आप डेफिसिट में होते हैं, इसे ट्रेड डेफिसिट कहा गया है। ये सिंपल सा आस्पेक्ट है, इसे हमें समझना है। तो ये हो गया ट्रेड डेफिसिट। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि चाइना को हमें पे करना है। हम व्यापार के तौर पे कीमत के मामले में तो घाटे में चल रहे हैं, अब वो कीमत हमें चाइना को अदा करनी है। इसके लिए एक चालू खाता होता है। जैसे कोई भी आप व्यापारी हैं, आपका एक चालू खाता होता होगा। आप जो लोगों को सामान बेच रहे हैं उसकी जो पेमेंट्स हैं वो उस खाते में आ रही हैं, और आपने लोगों से जो सामान ख़रीदे हैं अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी कीमतें आप अपने खाते से दे रहे हैं। तो एक चालू खाता आपका भी है। एट द एंड शाम को आपको देखना है कि उसमें आपने कितना गेन किया, कितना पे किया, कितना रिसीव किया और कितना पे किया। तो मान लीजिए कि आपने रिसीव किया है सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़, लेकिन पे किया है 200 रुपीज़, तो फिर आप -100 में खड़े हैं उस समय में। तो इस तरह से यहाँ पर अब आप कहेंगे कि आपने रिसीव किया 100, फिर 200 दे कैसे दिया, वो समझ आ जाएगा। कहीं और भी एक खाता होता है। तो यहाँ पर अब आपका ये जो करेंट अकाउंट है वो घाटे में है, डेफिसिट में है। इसी तरह से इस समय देश का भी अगर ट्रेड के मामले में डेफिसिट हुआ है, ये ट्रेड डेफिसिट हुआ है, तो फिर जो देश का चालू खाता है, जो करेंट अकाउंट है, वो करेंट अकाउंट भी डेफिसिट में है। इसे CAD कहते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये एक चीज़ हमें स्थापित हो गई। अब ये जो करेंट अकाउंट होता है इसमें कई आइटम्स होती हैं। करेंट अकाउंट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रेड इन गुड्स, जैसे ट्रेड इन सर्विसेज। छोटी जगह है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं लिखता नहीं। या फिर आपने किसी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो आपको आएगी उस कंट्री से। और अगर किसी कंट्री ने आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो आप जो उसे इनकम भेज रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसका पार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम। और चौथी चीज़ ट्रांसफरेबल्स। आपने वहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र करने हैं पेमेंट्स, वहाँ से कुछ आपको ट्रांसफ़र होंगे पेमेंट्स, ये चीज़ें। तो इस तरह से ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ट्रांसफरेबल पेमेंट्स, इन 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है करेंट अकाउंट। और इन चीज़ों में चाहे ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम्स, ट्रांसफरेबल पेमेंट्स, ये चारों ही चीज़ें यानी कि बहुत लेवल पर नेगेटिव में चल रही हैं, तो फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट में आएगा। या फिर कोई एक चीज़, गुड्स का ट्रेड नेगेटिव में चल रहा है लेकिन सर्विसेज का बहुत पॉजिटिव में चल रहा है, तो मान लीजिए वो सर्विसेज भी उस गुड्स के नेगेटिव ट्रेड को बैलेंस कर सकती हैं। या फिर मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उसकी आपको इनकम्स अच्छी खासी आ रही हैं, लेकिन आप गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड में नेगेटिव में चल रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट की इनकम इतनी ज़्यादा है, सरप्लस है, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज में चल रहे नेगेटिव ट्रेड को बैलेंस कर सकती हैं। तो एक तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरऑल फिर हम देख के चलते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना चल रहा है, हम कितने चालू घाटे में चल रहे हैं। ये हमने ट्रेड डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट समझ लिया। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो एक जो मेन बेस करेंसी के तौर पर US डॉलर को रखा जाता है, और कुछ कंट्रीज़ के बीच में करार होता है वो अपनी लोकल करेंसीज़ में भी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन चलिए उस डिटेलिंग में अभी हमें नहीं जाना है। तो US डॉलर को बेस माना जाता है। तो पेमेंट्स आपको देनी भी है, आपको पेमेंट्स आ भी रही है, तो आपको फॉरेन करेंसीज़ का एक रिज़र्व अपने पास रखना पड़ता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के तौर पर हम इसे जानते हैं, इसे फॉरेक्स भी कह दिया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं तो नेचुरली आपको चाइना को पे करना है, और चाइना को जब आपको पे करना है तो एक म्यूचुअल करेंसी जो एक्सेप्ट है वो है एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ डॉलर, और डॉलर में आपको उन्हें पे करना है। और आप करेंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि आपके पास आमदनी कम आ रही है विदेश से, लेकिन विदेश की तरफ आपके यहाँ से जा अधिक रहा है। यदि ऐसी परिस्थिति है तो फिर आपके पास विदेशी करेंसी आएगी तो ही तो आप किसी को वो विदेशी करेंसी देंगे ना। जब आपके देश में वो करेंसी, जैसे मान लीजिए आप खुद एक देश बन जाइए, आपकी लेफ़्ट पॉकेट में कहीं से डॉलर्स आएंगे तभी तो आप अपनी राइट पॉकेट से किसी को डॉलर्स देंगे। मान लीजिए लेफ़्ट पॉकेट में डॉलर आ नहीं रहे, यानी कि आपका एक्सपोर्ट है नहीं तो वहाँ से कमाइयाँ आपको हो नहीं रही, लेकिन आपका इंपोर्ट काफ़ी अधिक है तो आपको डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो जैसे हम ट्रेड डेफिसिट और उससे फिर जब हम करेंट अकाउंट डेफिसिट की परिस्थिति में पहुँच जाते हैं तो समस्या ये आ जाती है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे प्रेशर होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हमें उन पेमेंट्स को देने के लिए, वैसे तो आरबीआई ये कोशिश करता है कि बड़े स्तर पर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कंट्री में हमेशा रहे ताकि देश की जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो कभी हैम्पर ना हो, कंट्री चलती रहे, इकॉनमी को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। इन चीज़ों को देखते हुए अच्छा खासा पूल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का रखा जाता है, क्योंकि पता है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट की परिस्थिति में है, पेमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व रखा जाता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि जब हम इस तरह के करेंट अकाउंट डेफिसिट की परिस्थिति में चल रहे हैं, जब डॉलर आ कम रहा है लेकिन जा अधिक रहा है, तो हमें डॉलर की अधिक आवश्यकता रहती है क्योंकि हमें उन सभी इंपोर्ट्स को पे करना है। इसकी वजह से हम डॉलर की मांग करते हैं, और डॉलर की मांग जब बढ़ेगी तो ये तो एक प्रिंसिपल ही है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय में उसके कंपैरेटिवली उतनी सप्लाई नहीं है तो डॉलर महंगा हो जाता है। तो पहले जितने रुपए दे करके आप डॉलर ले पा रहे थे, अब आपको उससे अधिक कीमत देनी पड़ती है उसी डॉलर की, तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब डॉलर का महंगा होना भारतीय रुपए का कमज़ोर होना है, इंडियन रुपी कमज़ोर हो जाता है, और इसके बहुत से इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो अभी आप समझोगे, पहले सिर्फ ये रिलेशन समझिए। तो ऐसे में आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, और जो डॉलर है वो महंगा हुआ है, वो एप्रिशिएट हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे हम ये कहते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन रुपी के मामले में डेप्रिशिएट हो गया। नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया इंडियन रुपी के मामले में, यानी कि अब आपको ज़्यादा भारतीय रुपए दे करके 1 यूनिट ऑफ अमेरिकन करेंसी मिलेगी। पहले आप 60 रुपये दे करके $1 ले पा रहे थे, अब आप 65 या 70 रुपये दे करके $1 ले पाएंगे। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट यही होता है कि आप अपनी कितनी करेंसी दे करके दूसरे की 1 यूनिट ऑफ करेंसी ख़रीद पा रहे हैं। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है कि आप कितने अमाउंट ऑफ मनी खुद की दे करके सामने वाले का 1 यूनिट ऑफ मनी परचेज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो इस मामले में आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER डेप्रिशिएट हो जाता है रुपी, इंडियन रुपी के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा एक रियल एक्सचेंज रेट भी होता है। वो इस बात से तय नहीं होता है कि आप अपनी करेंसी का कितना अमाउंट खर्च के सामने वाले की करेंसी का 1 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड नहीं होता। रियल एक्सचेंज ये इस बात पर डिपेंड होता है कि आप अपनी करेंसी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ कर पा रहे हैं उस करेंसी के मुकाबले, यानी कि परचेजिंग पावर किस करेंसी की कैसी है। इंडियन रुपी की परचेजिंग पावर कितनी है और अमेरिकन डॉलर की परचेजिंग पावर कितनी है। ये इसलिए देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि जैपनीज़ और इंडियन करेंसी के बीच में नॉमिनल एक्सचेंज रेट का फ़र्क काफ़ी होगा, यानी कि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी खर्च के बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जैपनीज़ करेंसी मिलेगी। तो यहाँ पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट के मामले में तो भारतीय रुपया काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है रियल एक्सचेंज रेट के मामले में भारतीय रुपया मजबूत नज़र आ जाए। वो किस तरह से कि भारतीय रुपये में परचेजिंग पावर अधिक हो भारत की कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जापान में क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी रहती है, तो वहाँ पर यूनिट ऑफ जापानीज़ करेंसी
आप कितने ऑरेंजेस परचेज़ कर पा रहे हैं, और इंडिया में पर यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी आप कितने ऑरेंजेस परचेज़ कर पा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि रियल एक्सचेंज रेट कितना है। रियल एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग सेटल होता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी करेंसी में परचेजिंग पावर कितनी है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में चाहे आप डेप्रिशिएट भी कर रहे हों, लेकिन मान लीजिए कि यदि आपकी कंट्री में साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम हुई है, लेकिन जापान में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, तो फिर आपकी करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वो अच्छा रह सकता है। तो आप तब भी कम यूनिट ऑफ इंडियन रुपी खर्च के उतने ऑरेंजेस परचेज़ कर रहे हैं, अच्छे खासे ऑरेंजेस परचेज़ कर रहे हैं, और हो सकता है जापान के लोग ज़्यादा यूनिट ऑफ मनी खर्च के वो ऑरेंजेस परचेज़ कर रहे हैं। तो रियल एक्सचेंज रेट एक करेंसी की परचेजिंग पावर को दर्शाता है कि वो कितना परचेज़ कर पा रहे हैं आप कितने यूनिट ऑफ करेंसी में, और जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो इस बात को दर्शाता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ करेंसी अपना खर्च के सामने वाले का 1 यूनिट ऑफ करेंसी परचेज़ कर पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें समझनी ज़रूरी थी, चैप्टर में ये रहेंगे रियल एक्सचेंज रेट। देखिए, ये बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। इसके अध्ययन में, इसकी रिसर्च में चले जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, उसको छोड़ना है। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चीज़ें समझ आएँ, आप रिलेशन बैठा पाएँ। इकॉनमी का क्वेश्चन काफ़ी रिलेशन बैठाने जैसा आता है, उसके लिए ये चीज़ें समझनी ज़रूरी रहती हैं। अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ट्रेड डेफिसिट हमने देखा, करेंट अकाउंट डेफिसिट देखा, हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में हो। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में है, पैसा कहाँ से आ रहा है करेंट अकाउंट डेफिसिट के उस नेगेटिव को सपोर्ट करने का। अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये दो तरह के अकाउंट से बनता है। पहला अकाउंट यहाँ पर हमने पढ़ा था, दैट इज़ करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट के मैंने आपको अंदर बताया क्या है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, ट्रांसफरेबल पेमेंट्स, ये चीज़ें करेंट अकाउंट के अंदर रहती हैं। लेकिन इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक और अकाउंट इंक्लूड किया जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल या फिर कैपिटल अकाउंट। हमारे इकोनॉमी के लेक्चर में तो ये हमने बहुत डेप्थ में कराया है, आज के लेक्चर की मर्यादा से मैं ये बता रहा हूँ। फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट, जैसे इस करेंट अकाउंट के अंदर ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम्स और ट्रांसफरेबल पेमेंट्स होती हैं, वैसे फाइनेंशियल या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं, जितने भी FDIs आ रहे हैं आपकी कंट्री में, या जितने भी FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, तो FDIs और FPI जो आपके देश में आ रहे हैं, फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट उनसे बनता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर सपोज़ करके चलिए कि आपका करेंट अकाउंट में चाइना को देने की वजह से अब आप -50 में चले गए हैं यहाँ पर, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ उनसे मंगाई है और उनको बेची सिर्फ 50 रुपये की चीज़ है। तो फिर यहाँ पर अब उनको आपको पे करना है, 50 रुपया तो कट गया, लेकिन एक्स्ट्रा 50 रुपया उनको अब आपको पे करना है। तो फिर आप -50 में जा रहे हैं, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट है। लेकिन मान लीजिए कि जब आपने चाइना को वो 100 रुपया पे किया, जो चाइना ने आपको कप बेचे थे, उससे जो चाइना को 100 रुपये की कमाई हुई, वो 100 रुपये की कमाई से चाइना ने देखा कि भारत का शेयर बाज़ार बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ की कंपनियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, तो अगर मैं इनके शेयर बाज़ार में इक्विटी में पैसा लगा दूँ या डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दूँ तो मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ का कंपनीज़ का कोई कॉरपोरेट हाउसेस का बॉन्ड ले लूँ, या मैं भारत सरकार के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड ख़रीद लूँ, उस पर मुझे अच्छी रिटर्न मिलेगी। या वो ये मान रहा है कि भारत में ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, क्यों नहीं मुझे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट वहाँ जा कर के फ़िक्स्ड एसेट्स में करनी चाहिए, यानी कि मुझे वहाँ पर कोई फूड चेन खोलनी चाहिए, या फैक्ट्री का कोई सेटअप वहाँ लगाना चाहिए, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मुझे जा कर के अपनी मशीन्स लगा करके वहाँ का कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है या अदर प्रोजेक्ट्स मुझे लगाना चाहिए, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, FDI। अब इन दोनों माध्यम से मान लीजिए कि वो जो उसे एक्स्ट्रा 50 रुपये की कमाई हुई है, वो उसे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ गया, ₹50 उसने भारत में इन्वेस्ट किए, तो वो भारत के पास इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है निवेश के तौर पर, भारत इस अमाउंट से
अपने करेंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकता है। इसको इकोनॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं कि यू कैन फाइनेंस योर करेंट अकाउंट डेफिसिट्स with the help of your capital account or with the help of your financial account. So the positive balance of payment will help you to finance your current account deficits. That's it. और इसमें सोने पे सुहागा हो जाए, अगर चाइना 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट भारत में कर दे तो भारत ने अपना -50 का करेंट अकाउंट डेफिसिट की पूर्ति भी कर दी, तो वो भी चला गया। उल्टा भारत के पास कैपिटल अकाउंट में 50 रुपीज़ अभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ क्योंकि उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन देखें तो इंडिया इज़ ऑन पॉजिटिव साइड। करेंट अकाउंट डेफिसिट में यू कैन बी नेगेटिव, साइमल्टेनियसली इन बैलेंस ऑफ पेमेंट यू आर पॉजिटिव। वाई? बिकॉज करेंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव है बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए पॉजिटिव है कि आपके यहाँ पे FDIs और FIIs अच्छे आ रहे हैं। FDIs और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अच्छे आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। इसलिए ऑल इन ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव है और ये अच्छा सिनेरियो है कि आप अपनी GDP ग्रोथ रेट के दम पर लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और ये इसमें करेंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है जब तक आप अपनी कंट्री में ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर अदर प्रोड्यूसर्स इंटरमीडिएट गुड्स मंगा रहे हैं बाहर से, कुछ मशीन्स मंगा रहे हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स मंगा रहे हैं या क्रूड आ रहा है एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, कोई बात नहीं, आपने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं बट मुद्दा ये है आप उससे ग्रोथ कर रहे हैं, आप उससे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसे में आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। और सेकंड एस्पेक्ट आपके यहाँ पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ब्राइट देख करके लोग निवेश भी करेंगे, विदेशी लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो आपका कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसकी वजह से यू कैन फाइनेंस योर करेंट अकाउंट एक्सपेंडिचर्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया है तो आपको सारा चैप्टर समझ यहाँ पर आ जाएगा। अब उसी दिशा में हमें बढ़ना है, ये गिरने को रहता है कई बार। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग में टॉपिक क्या कहता है, इसी से शुरू हुआ है। सारा खेल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रहेगा इस चैप्टर में और बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सटर्नल सेक्टर की बात हुई है और एक्सटर्नल सेक्टर के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है क्योंकि FDIs भी दिखा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी दिखा रहा है एक तरफ कैपिटल अकाउंट के माध्यम से और दूसरी तरफ ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज और जो इन्वेस्टमेंट की इनकम्स हैं और जो ट्रांसफरेबल पेमेंट्स हैं इनको भी दिखा रहा है। तो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट सिनेरियो इसके थ्रू आपको दिख रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से चैप्टर चलेगा और हर आस्पेक्ट में ये बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह से प्रभावित कर रही है, हमें उसे कैसे कंट्रोल में लेकर के आना है। उसमें शुरुआती तौर में ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है, फिर इसके अंदर ये कंसेप्ट दिए गए हैं। इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में ये कहा गया है कि 2014 से 2019 के साथ जहाँ GDP ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 7.5% रहा, वहाँ इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया है, GDP ग्रोथ रेट के साथ साथ चला है वो। पॉजिटिव GDP ग्रोथ रेट रही है तो पॉजिटिव ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रहा है। इसमें वो ये बताते हैं कि ये यहाँ से प्रमाणित होता है ये तथ्य कि जहाँ 2014 में भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो लगभग 304 बिलियन US थे और अगर आप आज की बात करें तो आज 2019 में मार्च के अराउंड भारत के पास लगभग 412 बिलियन US के फॉरेन एक्सचेंज थे। इसका मतलब ये है कि आप 2014 में 304 बिलियन US से बढ़ करके 412 बिलियन US की तरफ आए हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़िया रहा होगा, इसी वजह से आपके पास सरप्लस में है फॉरेन करेंसी पहले के कंपैरेटिवली, तो फॉरेन एक्सचेंज यू हैव, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसमें ये कहा गया है कि ये सिनेरियो और भी बेहतर हुआ है और वो बताया गया है कि 2020 के जनवरी तक का आंकड़ा यदि देखें तो ये बढ़ करके 461 बिलियन US तक पहुंचा है, तो ये और बढ़िया गया है। अब इसमें ये बताया गया है कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ कारण थे, उन कारणों को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होना ही एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, किन वजहों से पॉजिटिव नज़र आ रहा है इसको भी समझना ज़रूरी है। तो एक फैक्टर ये बताया गया है कि 2014 से 2018 तक एक लाभ ये हुआ है, वो ये कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड के प्राइसेस बहुत कम रहे।
इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड के प्राइसेस काफ़ी कम रहे। क्रूड के प्राइसेस कम होने की वजह से हुआ ये है कि हम बहुत ज़बरदस्त इंपोर्ट करते हैं क्रूड अपनी कंट्री की एनर्जी सेक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है बीइंग एन एमर्जिंग इकॉनमी, तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी ही पावर डेवलप करेगी। मुद्दा ये है वो क्रूड से होता है। तो आप जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, इन कंट्रीज़ के साथ आप टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज़ है आपकी, और टॉप ट्रेडिंग होने का रीज़न ही क्रूड के साथ आपका संबंध है, क्रूड का रिलेशन है, इसलिए दे आर टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज़। यूएस है, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, हांगकॉन्ग, कोरिया, सिंगापुर, ये दे आर द टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज़। अब इसमें अहम भूमिका ये है कि क्रूड के प्राइसेस यदि गिर गए तो नेचुरली पहले के कंपैरेटिवली अब आपको वो सस्ता मिल रहा है, तो अब आपको उसे इंपोर्ट करने के लिए कम कीमतें देनी पड़ रही हैं। इसकी वजह से हो ये रहा है कि आपकी जो इंपोर्ट साइड पे आपने उसे इंपोर्ट किया, पहले जो अमाउंट देनी पड़ती है उसके कंपैरेटिवली अब आपको कम देनी पड़ रही है, तो फिर आपका जो करेंट अकाउंट का डेफिसिट है वो पहले के कंपैरेटिवली अब कम रहेगा। यानी कि वो करेंट अकाउंट डेफिसिट चालू खाते का जो घाटा है वो नैरो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक चीज़ तो ये रही इस वजह से, क्योंकि करेंट अकाउंट डेफिसिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यू टू द चीप क्रूड प्राइसेस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर पॉजिटिव नज़र आया। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए, तो एफडीआईज कंसिस्टेंटली बढ़े हैं 2014 से लेकर के 2018-19 के बीच में, और 2019 में बताया गया है कि फ़र्स्ट हाफ यानी कि 8 मंथ्स का डाटा अगर लेकर के चलते हैं लगभग, तो ये बताया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $24 बिलियन के अराउंड है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट $12 बिलियन के अराउंड है, तो ये अच्छा साइन है। ऐसे में ये बताया गया कि कंसिस्टेंटली एफडीआईज अच्छे रहें, भारत की दिशा में आते रहें, तो एक रीज़न बताया गया कि फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अच्छे होने का कारण ये भी है कि कैपिटल अकाउंट की साइड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छे आते रहे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा। लेकिन उसमें ये बताया गया है कि अब 2019 जब आया है तो इकोनॉमी डिसेलरेट हुई है, भारत में ग्रोथ रेट कम होता नज़र आया है। तो इस दौर में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा है, उसका कारण क्या रहा? तो देखिए, इस तरह से इकोनॉमी के अध्ययन होते हैं। 2014 से 2018 के अराउंड आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव दिखा रहे हैं, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत कम हैं और आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 2019 के अराउंड जब आपकी ग्रोथ रेट में कमी नज़र आ रही है, तब भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। 2014 से 18 के बीच में तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव अच्छी नज़र आई, 7.5 के अराउंड बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके साथ मैच कर रहा है। अब डिसेलरेटेड ग्रोथ रेट के साथ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच कर रहा है। उसका रीज़न ये बताया गया कि देश में इंपोर्ट्स काफ़ी कम हुआ, क्योंकि आपकी कंट्री की ग्रोथ रेट में कमी आई है, यानी कि जीडीपी में कमी आई है। तो नेचुरली ग्रोथ रेट में कमी आने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन नहीं है कंट्री में, डिमांड नहीं है कंट्री में, तभी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही क्या करेगा? तो ऐसे में गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो जीडीपी ग्रोथ रेट कम दर्ज हुआ, और जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, तो फिर उनको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो क्रूड का इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से फिर आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो पे भी कम करना पड़ेगा। सेकंड, आप जब इंडस्ट्री रन नहीं हो रही है प्रॉपर, तो फिर उसके लिए इतने बड़े स्तर पर जो इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत होती थी या कई तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी, वो सब चीज़ों की डिमांड ख़त्म कर देंगे, तो वो चीज़ें भी इंपोर्ट नहीं होंगी। या फिर आप लोगों के हाथ में जब पैसा ही नहीं है, क्योंकि काम धंधा बेहतर नहीं चल रहा है, आप सैलरीज़ अच्छे से नहीं पा रहे हैं, या फिर उद्योगपति हैं तो प्रॉफिट्स अच्छे से नहीं पा रहे हैं, तो विदेशों से आने वाले जो लाइफस्टाइल चीज़ें हैं या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशंस और अदर आइटम्स, मान लीजिए आपको एप्पल का मोबाइल ही लेना है तो कामकाज नहीं चल रहा है, आप नहीं ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के कम होने के बावजूद भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहने का एक रीज़न ये नज़र आया कि ओवरऑल इम्पोर्ट्स आपका गिर गया, और इम्पोर्ट आपके गिरे हैं, इसकी वजह से फिर आपको आपके यहाँ से पैसे की निकासी कम हुई ना, आपको पे कम करना पड़ा क्योंकि आपके इंपोर्ट ही कम हो गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सपोर्ट उस लेवल पर बढ़े हों, इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं। इंपोर्ट कम हो गए, इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा, पहला रीज़न। क्योंकि करेंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, 2.1% से कम होकर के 2019 तक ये 1.5% पे आ गया। और इस करेंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने का एक रीज़न ये भी है कि आपके इंपोर्ट्स रिड्यूस हो गए ड्यू टू स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और अनदर रीज़न वही था कि क्रूड के प्राइसेस में अभी भी थोड़ी ईजीनेस थी, इस वजह से भी कीमतें भी थोड़ी कम रहीं और
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़्लो बना ही रहा। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि 2019 के मार्च तक जहाँ लगभग 412 बिलियन डॉलर थे, वहीं ये 2020 के जनवरी तक 461 बिलियन यूएस डॉलर हैं। तो ये बताता है कि डिसेलरेटिंग ग्रोथ रेट के दौरान भी आपके मार्च 2019 से जनवरी 2020 के बीच में यदि ये बढ़ोतरी देखी जा रही है कि आप 412 बिलियन डॉलर से बढ़ करके आप 461 बिलियन डॉलर तक गए हैं, तो इससे ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है कि थ्रू आउट 2014 टू 2020 जनवरी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पर एक सेंटीमेंट इंडिया की इकॉनमी को लेकर के डेवलप हुआ है कि इंडियन इकॉनमी फ्यूचर में प्रॉमिसिंग रहने वाली है, वो ग्रोथ रेट करेगी, उसके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो परफॉर्म करेगी। यही रीज़न है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट में यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट की तरफ इस तरह से पैसा आता रहेगा तो ये बहुत लाभकारी है भारत जैसी एक ओपन मार्केट इकोनॉमी के लिए, जिसमें आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरी हैं, मार्केट ओपन है, आप उस लेवल पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते, चीज़ों पर टैरिफ्स बैरियर्स रिड्यूस करने की मांग है हर रोज़। ऐसे में आपका बाज़ार विदेशी वस्तुओं के लिए पूर्ण रूप से खुला है और फिर खुलना भी चाहिए आप भी, क्योंकि विदेश ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, नेटवर्क प्रोडक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में एक ओपन मार्केट इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर भारत के विषय में यदि FDIs और FPIs आ रहे हैं, भारत की इकोनॉमी ट्रेजेक्ट्री को पॉजिटिवली देखते हुए, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो आ रहा है फॉरेन करेंसी का, जिससे आप आने वाले समय में अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपने जो देश की इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज़ों को इंपोर्ट करना है, चाहे क्रूड को इंपोर्ट करना है, उन चीज़ों के खर्चे को पे कर पाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा तो यू कैन सपोर्ट, यू कैन फाइनेंस द करेंट अकाउंट। तो वो फिर करेंट अकाउंट के माध्यम से चीज़ें परचेज़ होती ही रहेंगी, किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, उद्योग धंधे चलते रहेंगे, भारत की ग्रोथ रेट मेंटेन रहेगी और करोड़ों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता रहेगा। यही इस ओवरव्यू में यहाँ पर बताया गया। इस तरह से अर्थव्यवस्था के संबंध आपस में स्थापित होते हैं, ये है। अब इसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट है इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद, कि अब इसके कंपोनेंट्स पर बात है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव बनाने में योगदान निभाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव करने में अपना योगदान दे रहे हैं। जो पॉजिटिव करने में योगदान दे रहे हैं उन्हें हमें और एनहांस करना है, और जो नेगेटिव बना रहे हैं उन्हें हमें स्ट्रीमलाइन करना है, सेटल करना है, कोशिश करना है कि पॉजिटिव की ट्रेजेक्ट्री की ओर लेकर के आए। इसमें से मेन कंपोनेंट्स के ऊपर जब डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट आ जाता है दैट इज़ करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट का सिस्टम यहाँ पर ये है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट यदि वर्स होता है तो सीधा सीधा प्रेशर क्रिएट होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट के बैकअप में कौन खड़ा है? फॉरेक्स रिजर्व्स। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव में हैं, जितना ज़्यादा आप करंट अकाउंट डेफिसिट में है, उतना ज़्यादा ही आपकी कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर टोल आएगा, उस पर प्रेशर क्रिएट होगा और ये एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इंडिया के विषय में ये बताया गया है कि भारत के विषय में एक अच्छी बात यह है कि 2009 से 2014 के बीच में और 2014 से 2019 के बीच में करंट अकाउंट डेफिसिट की परिस्थिति अच्छी रही है, ठीक रही है। 2019 से 20 के बीच में भी ये परिस्थिति बेहतर ही हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट पहले के कंपैरेटिवली कम ही हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 2019-20 के बीच में ये 1.5% पे आया है, 2.1 से रिड्यूस हो करके। ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट घटा है, ये अच्छी चीज़ है। क्यों घटा है ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रूड के प्राइसेस कम हुए थे और इंपोर्ट्स हमारे आने वाले समय में 2019-20 के आधा जो साल रहा 2019 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, उस समय तक जीडीपी ग्रोथ रेट भी फॉल हुआ, तो हमारे इंपोर्ट्स भी रिड्यूस हुए थे क्योंकि कंजम्पशन फॉल कर गई थी। ये भी एक कारण है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट टू फॉरेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो कम रहेगी तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिनेरियो बढ़िया है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट का